जी बच्चे, तो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था। तो पिछली क्लास में हमने कुछ बड़े क्वेश्चंस करना शुरू करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 आई थिंक हमने करा था। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 52 निकालिए और उसको आप पढ़िए। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। कहता है इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो एक तो बच्चे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एक तरीके से, और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट ही बना लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का फॉर्मेट में तैयार कर लेता हूँ। तो एक तो बच्चे आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक तो आपने बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, और एक आप बनाओगे बैलेंस शीट। और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2020। एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ज़रा हम एक बार। ये रहा। तो आपको एक तो रिसिप्ट साइड दे रखी है, आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश आपको दिया हुआ है 140, डोनेशंस कहता है 50,000 रुपये रिसीव कराएं। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डोनेशंस वगैरह के बेस पर ही सर्वाइव कर पाती हैं। तो डोनेशंस मिली है, इनकम है इसके लिए, तो इनको कहाँ दिखाएंगे ये लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन आपको 1,20,000 रुपये दिया हुआ है। एंट्रेंस फ़ीस का दूसरा नाम है एडमिशन फ़ीस। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखोगे तो कोई क्लब है, मुंबई थिएटर क्लब है, तो कोई भी पर्सन जब इसमें एंटर करेगा तो उसको एंट्रेंस फ़ीस देनी होती है। जैसे कि हम लोग सिनेमा घर वगैरह में जाते हैं ना, सिनेमा वगैरह में, तो जैसे हम एंट्री लेते हैं तो हमें एक टिकट परचेज़ करनी पड़ती है जिसको हम एडमिशन चार्जेस कह देते हैं या एंट्रेंस फ़ीस कह लो। तो जस्ट लाइक दैट। तो रेवेन्यू इनकम है इनके लिए। रेवेन्यू इनकम मतलब जो ये रेगुलर बेस पर कमाते हैं। ठीक है, तो इनके पास हर बार कोई ना कोई थिएटर में कोई ना कोई शो वगैरह हो सकता है ये लोग करवाते हो, तो एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं उसकी। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिल गया, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। हाँ वही चीज़ है ना, क्लब है आपका, तो आपने हो सकता है कोई ड्रामा परफॉर्म करने के लिए, कोई शो वगैरह परफॉर्म करने के लिए जो है आप काम करते हो, तो उसकी कोई भी पर्सन उस ड्रामा को देखने के लिए आएगा तो उसको एंट्रेंस फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसको हम एडमिशन फ़ीस भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो एक ही बात है। पेमेंट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें सैलरी है, रिपेयर एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे बताओ, सैलरी तो मेरा एक्सपेंस होता है, रिपेयर एक्सपेंसेस जो है ये भी खर्चा ही है। फिर आपको लिखा हुआ है फर्नीचर 60,000 रुपये। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैंने 60,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है तो क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नहीं बच्चे, ये मेरी एसेट्स होती हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पेमेंट जब हम करते हैं ना बच्चे, तो पेमेंट खर्चों के लिए भी हो सकती है और एसेट्स के लिए भी हो सकती है। पेमेंट का मतलब होता है पॉकेट से कैश निकलना। आपकी जेब से जब कैश निकलेगा तो उसको हम पेमेंट कहते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए निकले। तो फर्नीचर हमारी एसेट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्चे हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, बिलियर्ड टेबल 80,000 रुपये, ये भी क्या है बच्चे? ये भी हमारी एसेट्स होती हैं। टेबल मतलब, बिलियर्ड टेबल का मतलब होता है स्नूकर टेबल, वो जैसे आपने गेम देखी होगी ना, स्नूकर गेम बोलते हैं उसको, तो टेबल पे खेली जाती है, तो उस टेबल की बात कर रहा हूँ। पेपर, इंक एट्सेट्रा 1500। ड्रामा एक्सपेंसेस है 5,000 रुपये, और कुछ हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 98,500 का। ठीक है बच्चे, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों चीज़ें आपको दे रखी है। अब ज़रा इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
देखिए बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इन द एरियर, पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 9000, मतलब करंट ईयर 31 मार्च 2020, और फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है इसी साल के लिए। तो करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, 9000। फिर आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 3500 रुपये। तो ये एडवांस है फ्यूचर के लिए, तो इसको माइनस कर देंगे और जो 9000 रुपये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, ये ऐड हो जाएगा। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 रुपये। तो आप मुझे बताओ ये इंश्योरेंस प्रीमियम अभी का है, मतलब इसी साल का है या पिछले साल का है, क्योंकि ऐसा कुछ तो लिखा नहीं, सिंपली लिखा है 400 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चे अगर आपको साल ना बताए ना, तो हम हमेशा करंट ईयर का एक्सपेंस मानते हैं। समझ आई यहाँ तक बात। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा 400 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है 900 रुपये, एडवांस पे कर दिया, तो ये क्या है, माइनस कर दोगे आप इसको, करंट ईयर का एडवांस होगा ये। लिखा है 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब यह है कि 5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड है। एक्रूड मतलब मिला नहीं अभी आपको 5 महीने का इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग हो गया इसका मतलब। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेस्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। क्या मतलब है इसका, वो जो स्नूकर टेबल है ना बच्चे, वो आपने लास्ट ईयर ख़रीदी थी 3 लाख रुपए की, और आपने उसके लिए 2,20,000 रुपये पे कर दिए थे। ये लिखा हुआ है 2,20,000 रुपये वर पेड फॉर इट। क्या मतलब है पता है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है बच्चे कि 3 लाख रुपए की आपने बिलियर्ड टेबल ख़रीदी, कब खरीदी थी, लास्ट ईयर। तो आप मुझे बताओ, अगर आप कोई एसेट खरीदोगे तो क्या आप उसके लिए पेमेंट नहीं करोगे? भाई आप एक टेबल ख़रीद के ला रहे हो तो आपको उसके लिए पैसे भी तो चुकाने पड़ेंगे। तो आपने पिछले साल 2,20,000 रुपये चुका दिए थे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल 80,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। आई मीन टू से कि पिछले साल आपने पेमेंट कम करी थी, तो पिछले साल आपके पास कुछ क्रेडिटर्स नज़र आ रहे होंगे एसेट्स के लिए, हाँ या ना। आपने जो ये टेबल ख़रीदी है 3 लाख रुपए की, उसके अगेंस्ट आपने 2,20,000 रुपये की पेमेंट करी है, तो इसका मतलब आपने 80,000 रुपये की पेमेंट पिछले साल नहीं करी। तो अगर आपने वो पेमेंट पिछले साल नहीं करी तो पिछले साल की बैलेंस शीट में 80,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी आएंगे, हाँ या ना। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चे, पिछले साल की बैलेंस शीट में 80,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी आएंगे। 3 लाख की एसेट्स तो आएगी और 2,20,000 रुपये की पेमेंट तो हम कर चुके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एसेट कितने की है, 3 लाख रुपए की, हाँ या ना। तो अगर मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं कितना दिखाऊंगा, 3 लाख रुपए, हाँ या ना। अच्छा मैंने उसके अगेंस्ट पेमेंट कितनी कर दी, 2,20,000। तो मुझे बताओ, जब मैंने पिछले साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया होगा तो उसके अंदर मैंने 2,20,000 रुपये दिखाए होंगे कि नहीं, हाँ या ना, क्योंकि पेमेंट आपने कितनी करी है, 2,20,000। तो पिछले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में 2,20,000 रुपये चले गए होंगे, हाँ या ना। तो ये 2,20,000 रुपये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएंगे, ये कहाँ शो हुए होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बैलेंस शीट में कितना आएगा बच्चे, एसेट साइड में ये 3 लाख रुपये, ठीक है। और 80,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी आएंगे क्योंकि आपने पेमेंट कम करी है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। अच्छा बताओ, ये 80,000 रुपये की पेमेंट आपने पिछले साल नहीं करी तो फिर कब करोगे? तो फिर मैं ये पेमेंट करंट ईयर में करूँगा, हाँ या ना। और करंट ईयर में देखो आपने पेमेंट करी है 80,000 रुपये, ये देखो ये है ना, ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल कितना लिखा हुआ है, 80,000। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से, बिलियर्ड टेबल 80,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 80,000 रुपये की टेबल करंट ईयर में और ख़रीदी है। इसका मतलब ये है कि 80,000 रुपये की आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी होगी। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? एसेट तो 3 लाख रुपये की है, पिछले साल आपने पेमेंट कम करी थी, पेमेंट आपने 2,20,000 करी थी, तो करंट ईयर में आपको 80,000 रुपये और पे करने पड़ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 80,000 रुपये की नई खरीदी है, ये 80,000 रुपये तो हमने क्रेडिटर्स के चुकाए। तो मुझे बताओ, क्या करंट ईयर में ये कहीं आएगा 80,000 रुपये? नहीं बच्चे, ये कहीं भी नहीं आएगा करंट ईयर में। ना तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, क्यों? क्योंकि ये कोई खर्चा थोड़ी ना है, ठीक है। और दूसरी बात, ना ये एसेट में आएगा। क्यों नहीं आएगा एसेट में? क्योंकि कोई एसेट थोड़ी ना खरीदी है आपने 80,000 की, आपने तो इसके लिए क्या करा है, पेमेंट चुकाई है, पैसे दिए हैं आपने बस। तो मैं यहाँ से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ बच्चे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो पेमेंट होती है ना, पेमेंट का मतलब होता है मेरी पॉकेट से कैश निकलना। किस पर्पज़ के लिए? किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है बच्चे। पेमेंट खर्चे करने के लिए भी हो सकती है, जैसे कि सैलरी हो गया, रिपेयर एक्सपेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, है ना। एसेट खरीदने के लिए भी हो सकती है,
जैसे कि फ़र्नीचर खरीदी आपने, इन्वेस्टमेंट खरीदी, हाँ या ना। और बच्चे किसी लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपने ये चीज़ देखी। तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा या आपको छांटना पड़ेगा कि जो पेमेंट साइड मेरे को दे रखी है इसमें से एक्सपेंस कौन सा है और इसमें से एसेट कौन सा है। समझ आई यहाँ तक बात? तो एक्सपेंस होगा तो किस में चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर वो एसेट होगी तो वो किस में चली जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। और अगर आपने पिछले साल की कोई लायबिलिटी इस साल पे करी है तो फिर उसको हम करंट ईयर में नहीं दिखाते। तभी तो आपको पता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम माइनस क्यों कर देते हैं? वो इसी वजह से माइनस कर देते हैं क्योंकि वो पिछले साल का एक्सपेंस होता है, हम उसको करंट ईयर में नहीं दिखा सकते। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई हों बच्चे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर शुरू करते हैं इसका। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने आपको पढ़वाया, तो इसमें ना आपको पिछले साल की फ़िगर नहीं दी हुई, आई मीन टू से कैपिटल नहीं दी हुई। और अगर आपको कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो फिर आप पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाओगे। ठीक है। वो भी मैं आपको फॉर्मेट में बना देता हूँ। बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2019 सॉरी। ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है आपने। ठीक है। चलिए बच्चे, तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन बच्चे सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली इन्फॉर्मेशन में कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 9,000। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है। तो बच्चे सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव करा है 1,20,000। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 1,20,000 और इसमें प्लस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का? करंट ईयर का 2020। और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है मेरा 9,000। ठीक। और इसमें से माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि कब के लिए होगा? 2021 के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये है बच्चे 3500 रुपये, 3500। हम इसको माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 प्लस 9,000 माइनस 3500, तो ये मेरा आ जाएगा 1,25,500, 1,25,500। आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक बात। ठीक है बच्चे। और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो आपकी एसेट बनती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपये। ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होता है, कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाएगी तो वो लायबिलिटी है 3500। ठीक है। चलिए, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट तो मेरा हो गया बच्चे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर है, आउटस्टैंडिंग। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो मेरा एक्सपेंस होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब चेक करो पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंश्योरेंस प्रीमियम है बच्चे 2,000 रुपये, है ना। ये 2,000 रुपये है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ 2,000, तो 2,000 रुपये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पेड कितना करा है मैंने? 2,000। ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में बच्चे 400, तो ये कितना हो गया? 2,400। और कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी बनता है, तो वो हम यहाँ डाल देंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज़ टू से 400। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। तो एक्सपेंसेस है तो यहाँ दिखाएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमने कितना एक्सपेंस पे कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, तो आपको वो पेमेंट साइड में नज़र आ जाएगा बच्चे, और वो आपको दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है जी। 5,000 रुपये आपको दिया हुआ है। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे प्रीपेड। और अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बताए तो हम हमेशा करंट ईयर का मांगते हैं। तो प्रीपेड है 900
माइनस कर देंगे, 4100 आ गया। और करंट ईयर का प्रीपेड है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। और कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो वो एसेट का काम करता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, और बच्चे इंश्योरेंस नहीं है बच्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और ये है मेरा 900। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। अच्छा, आगे बात है इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पे, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसीव्ड कितना कर चुके हो आप, जितना आप रिसीव कर चुके बच्चे वो तो आपको दिया हुआ है, ये रहा, ये देखो आप, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये। तो इतना तो आप रिसीव कर चुके हो ना, रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, तो इतना तो आप रिसीव कर ही चुके हो 1000। तो रिसीव कितना कर चुके हो 1000, और एक्रूड कितना है आउटस्टैंडिंग। एक्रूड है बच्चे 5 महीने का, 5 महीने का आउटस्टैंडिंग है 8% के हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट कितनी है ये देखो आप, ये पेमेंट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है 60,000 रुपये की, ये रहा। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में ख़रीदी है या पिछले साल की है? ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे करंट ईयर की है। ये जितनी ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन पिछले साल की होगी तो वो आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताएगा क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा आपको करंट ईयर का दिखाओ। ठीक है बच्चे, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये। ठीक है, तो करंट ईयर में ख़रीदी हमने ये, तो इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में मत दिखा देना गलती से भी। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको पेमेंट साइड में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या वो एसेट हो, ठीक है बच्चे, तो ये हमेशा करंट ईयर की होती हैं। हाँ, लायबिलिटी अगर कोई दे रखी है तो वो हो सकता है कि पिछले साल की हो, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख के पता चलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट 60,000 की है, हमने करंट ईयर में ख़रीदी है इसको। और कितने परसेंट बच्चे? 8% और 5 मंथ्स का 60,000, 8% 5 मंथ्स का 8% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 2,000 रुपये आता है। तो टोटल हो गया 3,000। ठीक है, और कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो ये 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है ना, तो कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट भी बनती है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है बच्चे 2,000 रुपये। आई होप आपको समझ आ गई हो बात यहाँ तक। ठीक है बच्चे, चलिए पॉइंट नंबर हमारा कितने हो गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के? पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बात आती है 5th पॉइंट, और वो 5th पॉइंट है बिलियर्ड टेबल वाला। तो बिलियर्ड टेबल तो हमारी एसेट है बच्चे, पिछले साल की एसेट है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बिलियर्ड टेबल, जो कि आपको 3 लाख रुपए क्वेश्चन बता रहा है, 3 लाख रुपए। ठीक है, पिछले साल आपने इसके अगेंस्ट 2,20,000 रुपये पे कर दिए थे, तो इसका मतलब 80,000 रुपये के क्रेडिटर्स पिछले साल की बैलेंस शीट में आए होंगे कि नहीं? क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल 80,000 रुपये। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? 2,20,000 रुपये कहाँ चले गए होंगे? पिछले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो हमको बनाना नहीं है। चलिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारे एडिशनल पॉइंट हो चुके हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ बच्चे, जो बिलियर्ड टेबल फिक्स एसेट है मेरी, तो जो फिक्स एसेट मेरी पिछले साल थी वही फिक्स एसेट मैं आपको वही फिक्स एसेट करंट ईयर में भी आएगी। पता है ना ये बात आपको? तो मैं इस बिलियर्ड टेबल को करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ। बिलियर्ड टेबल, हाँ कोई डेप्रिसिएशन वगैरह होता तो मैं लेस कर लेता, बट कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है नहीं इसके ऊपर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। इन्वेस्टमेंट तो मैंने करंट ईयर में ही खरीदी है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो आएगी ना 60,000 रुपये की। साथ साथ ही दिखा देता हूँ मैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट, अब आ जाइए यहाँ पे। अब तो हो गया सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले कैश एंड बैंक आपको बता रहा है, तो ये तो पिछले साल का है 1,40,000 है ना, मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में 1,40,000। तो मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा कैश एट बैंक,
या कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। कैश एंड बैंक बैलेंस है बच्चे इस पर 1,40,000, 1,40,000। ठीक है जी, बस। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में बच्चे इसमें लिखा हुआ डोनेशंस। तो डोनेशंस तो मेरी इनकम होती है, तो वो मैं यहीं दिखाऊंगा इनकम साइड में। और डोनेशंस जो आपको दी हुई हैं वो आपको दी हुई है 50,000 रुपीज़। डोनेशंस के बाद सब्सक्रिप्शन हो चुका, एंट्रेंस फीस, ये आपको दी हुई है 10,000। एंट्रेंस फीस के बाद बच्चे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक वो आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो बैंक से जो आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है वो 4,000 वो आ गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो आ जाएगा यहाँ पे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह, तो इसमें आ गया ये 1,500। ठीक है बच्चे। इसके बाद है सेल ऑफ ड्रामा टिकट, वो भी इसमें आ जाएगा, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स। और ये आपको दिया हुआ है बच्चे 10,500। सो आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। ठीक है, पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में सैलरी आपको दी हुई है, वो दिखा देंगे हम यहाँ पे। सैलरी ये दी हुई है 20,000। ठीक है जी। रिपेयर एक्सपेंसेस वो आ जाएगा यहाँ पे 5,000। ठीक है बच्चे। फर्नीचर तो हमारी एसेट होती है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा यहाँ पे। और जो फर्नीचर है बच्चे, वो फर्नीचर है 60,000। ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो चुका। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद है इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने दिखा दी 60,000 रुपये बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। बिलियर टेबल आएगा नहीं, क्योंकि वो कोई ख़रीदी थोड़ी ना हमने, वो तो पिछले साल की लायबिलिटी पे करी है हमने। अच्छा, पेपर इंक एटसेट्रा वो आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, पेपर इंक एटसेट्रा, ये है 1,500। ठीक है। ड्रामा एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है 5,000 ड्रामा एक्सपेंस। और फिर आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, वो मैं यहाँ दिखा दूँगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और ये आपको दिया हुआ है 98,500, 98,500। ठीक है बच्चे, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं एक काम करता हूँ, सरप्लस निकाल लेता हूँ पहले यहाँ पे। ना जी, इसको टोटल कर लेते हैं। ये मेरा कितना है, 1,25,500 प्लस 3,000 प्लस 50 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 10,500, तो ये आ गया मेरा 2,04,500। ठीक है जी, 2,04,500। इसमें से माइनस करेंगे 2,400 माइनस 4,100 माइनस 20 माइनस 5,000 माइनस 1,500 एंड माइनस 5,000, तो 1,66,500 का सरप्लस आ रहा है। मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, 1,66,500 बच्चे करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये सरप्लस आ गया 1,66,500। ठीक है जी। और आपको पता है इस सरप्लस को हम यहाँ पर कैपिटल फंड, इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस। ठीक है, सरप्लस कितना आया हमारा 1,66,500। ठीक है। कैपिटल फंड हम बैलेंस शीट से निकाल लेते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट से। ये रही पिछले साल की बैलेंस शीट, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 4,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर
और बच्चे कैपिटल फंड हमारा कितना आ रहा है 440 में अगर हम 80 माइनस करेंगे 3,60,000 आएगा। ये 440 माइनस 80 3,60,000। ठीक है जी, कैपिटल फंड हमारा 3,60,000। तो इस कैपिटल फंड को हम यहाँ दिखा देंगे 3,60,000 और 3,60,000 ही आ रहा था ना। हाँ जी, 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 166,500, तो ये आ रहा है मेरा 5,26,500। ठीक है बच्चे, इसको मैच करा लेते हैं, ये टैली कर जाएगी आपकी बैलेंस शीट। ये 530,400। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 98,500, 5,30,400। ठीक है बच्चे, मैच कर रही है हमारी बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन था आपका, कोई भी दिक्कत है प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करा है हमने ये। ठीक है जी, ये देख लो आप क्वेश्चन नंबर 52। ये सारी मेरी इनकम, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये मेरी इनकम साइड है पूरी, और ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है जी, इसमें भी आपसे वही बनाना है, आपने क्या बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। तो मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 for the year ended 31st March 2020। for the year ended 31st March 2020, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। as at 31st March 2020। और एक बैलेंस शीट आपको और बनानी है वर्किंग नोट में। वो बैलेंस शीट आप बनाओगे पिछले साल की, क्योंकि बच्चे उसके अंदर ना आपको कैपिटल नहीं दी हुई। 31st March 2019। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें लिखा हुआ है बच्चे, गिवन बिलो इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लो आप, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। सैलरी एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्यूनसिपल टैक्स,
प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं इसको, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इस साल हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, एसेट्स है मेरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, है ना, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, पुराने अखबार वगैरह पेपर वगैरह बेच दिया आपने, कुछ इनकम हो गई, प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, ड्रामा टिकट बेचकर आपके पास कुछ पैसे आ गए, डोनेशंस हो गई, सब्सक्रिप्शन आपको बता रहा है, ऐसा वाला सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस है 1,02,500 कैश का। टोटल सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर में कितना रिसीव करा है, 2,15,000, हाँ या ना। तो 2,15,000 का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से 4,000 रुपये कब के हैं बच्चे, पिछले साल के। आप मुझे बताओ करंट ईयर में मैंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, 2,15,000 रुपये, जिसमें से 4,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन तो पिछले साल का है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो मैं उसको करंट ईयर में रिसीव कर रहा हूँ। अच्छा, 2,15,000 में से 6,000 रुपये कब के हैं बच्चे, 2020-21 के, मतलब फ्यूचर के, यानी कि ये तो एडवांस हो गया। तो मैंने करंट ईयर के लिए कितना रिसीव करा, 2,05,000। तो मैं ये चेक कर लूँगा कि करंट ईयर का बनता कितना है। मतलब मेरा मतलब ये बच्चे, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आप उसके अंदर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे। आप बोलोगे सर 2,05,000, नहीं, 2,05,000 तो रिसीव करा है करंट ईयर के नाम से, मतलब करंट ईयर के लिए 2,05,000 रुपये रिसीव हुआ है। मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि करंट ईयर का बनता कितना है, समझ आया। और जो भी डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग वगैरह में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रिपेयर क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 500 मेंबर्स, 500 मेंबर है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। तो अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर हो और हर एक मेंबर अपना 500 रुपये एनुअली पे करता हो, तो क्या आप करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं निकाल सकते, सिंपली निकल जाएगा, हाँ या ना। तो आप ये देखो, जब आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आप यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिखाओगे। तो बच्चे हम यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे 500 मेंबर इंटू 500 रुपये अगर एनुअली है तो करंट ईयर का कितना बनेगा, 500 इंटू 500 2,50,000, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ करंट ईयर का 2,50,000 रुपये बनता है, लेकिन आपने करंट ईयर के नाम से कितना रिसीव करा है, 2,05,000। तो इसका मतलब करंट ईयर का 45,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है या नहीं। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बच्चे, 2,45,000 रुपीज़। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। कहता है ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर। प्लीज़ ध्यान देना क्या लिखा है, ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर, कौन से साल के लिए, 31 मार्च 2019। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि 5,000 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के। तो इसका मतलब पिछले साल ये 5,000 आउटस्टैंडिंग होंगे, पिछले साल भी होंगे ना। क्या वर्डिंग लिखी हुई है कि 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल के 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अभी भी होने का मतलब क्या, पिछले साल भी रहे होंगे। आपको मैं बात समझाता हूँ क्या है। पता है पिछले साल 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग होंगे। कैसे, 5,000 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मतलब इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, 4,000 रुपये पिछले साल के हम रिसीव कर चुके हैं। बताओ 18-19 पिछले साल के हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, 4,000। तो इसका मतलब ये 4,000 भी तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सुनो। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, 9,000। कैसे पता, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है और 4,000 रुपये मैं रिसीव कर चुका हूँ पिछले साल के। करंट ईयर के अंदर पिछले साल के 4,000 रुपये मैं रिसीव कर चुका हूँ और 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी रिसीव होना बाकी है। तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितने होंगे, 9,000, जिसमें से 4,000 रुपये करंट ईयर में रिसीव हो गए, 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी रिसीव नहीं हुए। तो उसको मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट, इस 5,000 को मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा।
समझ आया? एक तो 45,000 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल के 5,000 रुपये जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल मिला के 50,000। करवा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन आपको, ठीक है बच्चे? तो ये चीज़ है, तो मैं इसको दिखाई देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाऊं? 9,000, है ना? अच्छा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाते हैं। पिछला साल 2018-19 5,000 रुपये इसके अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और 2019-20 करंट ईयर के 45,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल कितना हो गया? ये 50,000। ठीक। अच्छा, करंट ईयर में आपने एडवांस भी रिसीव करा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो आपने रिसीव करा है 6,000। ठीक। तो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। ठीक है बच्चे, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब जो इसका अगला पॉइंट है वो है म्यूनसिपल टैक्सेस वाला। ये देखो आप, पॉइंट नंबर 2 देखो ज़रा क्या कहता है। कहता है म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000। कितने का म्यूनसिपल टैक्स है बच्चे? 4,000 रुपये। क्या लिखा है आगे? पर ईयर। पर ईयर का मतलब हर साल। तो हर साल म्यूनसिपल टैक्स कितना पे होता है? 4,000। तो एक साल का कितना? 4,000 ही है ना। तो एक्सपेंडिचर साइड में मैं कितना दिखा दूंगा? सिंपली 4,000 रुपीज़। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है ये जो हमने 4,000 रुपये पे करे हैं ना, ये कब तक के लिए पे करें? इस पेड अप टू जून 30 जून तक के लिए मैंने पे कर दिए। समझ गया इसका मतलब? 30 जून तक के लिए पे हो गया। मैं इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखो, आप पहले तो मुझे ये बताओ अकाउंटिंग कौन से साल की कर रहे हो? 1920, हाँ या ना? जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से और एंड कब होगा बच्चे? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020, हाँ या ना? क्वेश्चन ये कह रहा है हर साल म्यूनसिपल टैक्स 4,000 रुपये पे होता है, ठीक है? और ये देखो ऊपर लिखा भी है, हमने इस साल कितना म्यूनसिपल टैक्स पे करा है? 4,000, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे ये जो 4,000 रुपये आपने म्यूनसिपल टैक्स पे करा है ना, ये कब तक के लिए पे करा है? ये आपने 30 जून तक के लिए पे करा है, 30 जून 2020। इसका मतलब पता है आपने कौन से दिन पे करा होगा? डेट क्या रही होगी? 1 जुलाई 2019, हाँ या ना? इस डेट को आपने म्यूनसिपल टैक्स पे करा है कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, जो कि कब एंड हो रहे हैं? 30 जून को, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं करंट ईयर यानी कि मैं अगर अपना अकाउंट्स यहाँ क्लोज़ करता हूँ, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं 31 मार्च को बनाता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 9 मंथ्स तो करंट ईयर में फॉल कर रहे हैं और 3 मंथ अगले साल में चले गए? तो पता है मुझे अपने खर्चों को डिवाइड करना पड़ेगा। जो 4,000 रुपये का मैंने म्यूनसिपल टैक्स पे करा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4,000, हाँ या ना? तो उसमें से 9 मंथ्स का एक्सपेंस तो करंट ईयर में आएगा, और जो 3 महीने का एडवांस में चला गया, बताओ 3 महीने का क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एडवांस आ गया? एडवांस पे कर दिया मतलब भाई मेरा साल तो 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाता है, और अगर मेरी पेमेंट उसके बाद फॉल कर रही है, उसके बाद भी जा रहा है, तो वो तो एडवांस हो गया ना एक तरीके से, कि आने वाले साल का 3 महीने का एडवांस मैंने पे कर दिया। बात समझ आई? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो 31 मार्च को जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, तो उसके अंदर म्यूनसिपल टैक्स कितने महीने का दिखाऊंगा? 9 मंथ्स का। समझ गए? प्रीपेड कितना है बच्चे? 3 महीने का। तो अगर मैं इसका प्रीपेड निकालूँ तो कितना बनता है? 3 महीने का 1,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका मतलब करंट ईयर में, तो इसका मतलब बच्चे करंट ईयर में प्रीपेड कितना है? 1,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। और यही चीज़ बच्चे पिछले साल भी हुई होगी। कैसे पता मेरे को? क्योंकि हर साल होता है ये, देखा ना, म्यूनसिपल टैक्स पर ईयर इज पेड। ये देखो आप,
ये लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹4,000 पर ईयर इज़ पेड अप टू 30 जून। पर ईयर हर साल पे होता है, तो पिछले साल भी हुआ होगा। तो इसका मतलब अगर इस साल 1000 रुपये प्रीपेड हैं तो पिछले साल भी 1000 रुपये प्रीपेड रहे होंगे। और ये बात आपको क्वेश्चन ब्रैकेट में भी बता रहा है, ये लिखा हुआ है प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इज़ ₹1000। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बच्चे क्योंकि पिछले साल की बुक्स में ना ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई थी, ये इसी साल ऐड हुई है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती और मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और ये लाइन ना लिखी हो, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको सोचोगे। अगर ये 1000 रुपये आपको नहीं लिखा होता ना, तो भी आप इसी तरीके से सोचते जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई करंट ईयर में अगर 1000 रुपये प्रीपेड हैं तो पक्की बात है पिछले साल भी 1000 रुपये प्रीपेड रहे होंगे, क्योंकि हर साल म्यूनसिपल टैक्स जो है 30 जून तक के लिए पे होता है। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब समझ आ गई ना बात यहाँ तक। तो ये चीज़ है बच्चे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपये आउटस्टैंडिंग है किसके, सैलरी के, दिखा देते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड है तो वह एसेट बनती है, प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस। पिछले साल भी 1000 रुपये प्रीपेड थे और करंट ईयर में भी 1000 रुपये प्रीपेड है। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस, समझ आई बात यहाँ तक। तो ये चीज़ होती है बच्चे, ठीक है। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू म्यूनिसिपल टैक्सेस 4500 कितना है बच्चे, 4000। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे प्रीपेड कब का, पिछले साल का। पिछले साल का मतलब सॉरी करंट ईयर का 19-20 है ना, 1000 रुपये, ये माइनस हो गया। प्लस कर देंगे प्रीपेड पिछले साल का 18-19 यानी कि 1000 रुपये, तो ये वो 4000 रुपये ही आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में हम दिखा ही चुके हैं। अच्छा, सैलरी के बारे में क्वेश्चन कह रहा था, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अगर आप देखोगे तो बच्चे 60,000 दिया हुआ है, ये रहा 60,000। तो 60,000 है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको ये 5000 रुपये दी हुई है, 65,000, ठीक है। और कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो बैलेंस शीट में भी जाता है, और ये 5000 रुपये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये है बच्चे मेरा 5000। कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी साइड में आता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया मेरा, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चे क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स ₹5 लाख। कहता है स्टैंड्स इन द बुक का मतलब ऑलरेडी है मेरे पास 5 लाख की किताबें। तो आप सोचो ज़रा, अगर 5 लाख की किताबें आपके पास बुक्स में ऑलरेडी हैं तो ये कब की हैं। अगर आपने ये किताबें करंट ईयर में ख़रीदी होती हैं, बुक्स अगर आपने, सॉरी बच्चे बुक्स नहीं है बिल्डिंग है, रियली सॉरी, आई थॉट कि बुक्स लिखा है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स 5 लाख, इसका मतलब है ये 5 लाख रुपए की बिल्डिंग बुक्स में है ऑलरेडी। तो ये कब की है बच्चे। अगर ये बिल्डिंग आपने करंट ईयर में ख़रीदी होती ना तो आपको पेमेंट साइड में क्वेश्चन बताता कितने की आपने ख़रीदी है, नहीं बता रहा, तो ये पिछले साल की बिल्डिंग होगी, हाँ या ना। और आप मुझे बताओ, अगर बिल्डिंग पिछले साल 5 लाख है, क्या हमने करंट ईयर में कोई बिल्डिंग ख़रीदी है, नहीं ख़रीदी, तो ये बिल्डिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगी, क्योंकि जो फिक्स एसेट पिछले साल थी वही फिक्स एसेट करंट ईयर में भी आती हैं, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो एज इट इज़ 5 लाख रुपए दिखा देंगे हम लोग। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितनी है बच्चे, ये 5 लाख।
और यही बिल्डिंग यहाँ पे भी आ जाएगी। बिल्डिंग कितना आ जाएगा, ये 5 लाख। ठीक, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, ये रहा, लिखा है 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है इन्वेस्टमेंट पे, 5 महीने का, वही सेम पॉइंट है। तो पहले यहीं बैलेंस शीट में भी दिखाई देता हूँ बच्चे, क्योंकि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट साइड में आता है। करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, इसका 6% 5 महीने का। आप पेमेंट साइड में देखना, आपको 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी और वो इन्वेस्टमेंट करंट ईयर की है। तो ये कितना आ गया बच्चे, 5,000। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाता हूँ, इनकम साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप चेक करो कि आपने कितना रिसीव कर लिया। देखो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब रिसीव तो नहीं करा है ना। तो कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग तो आएगा क्योंकि इनकम तो है ही। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट करा था अभी, 5,000। बच्चे पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इनकम तो है ना। चलिए, तो ये पॉइंट था मेरा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हो चुकी है। अब ज़रा आ जाओ आप अपनी पेमेंट साइड पे। सैलरी सबसे पहला 60,000 दिखा चुके हैं हम सैलरी। एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद नेक्स्ट तो एक्सपेंसेस दिखा देंगे। ये आपको 7,500 रुपीज़ दिया हुआ है। एक्सपेंसेस के बाद है ड्रामा एक्सपेंस, ये आपको दिया हुआ है 45,000। न्यूज़पेपर 15,000। म्यूनसिपल टैक्सेस हो चुका। चैरिटी दान आपने कुछ कर दिया होगा तो एक्सपेंस ही है, 35,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है बच्चे, बैलेंस शीट में जाएगा, अभी दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको 14,500, ठीक है। और क्लोजिंग कैश है 90,000। तो इसको दिखाई देते हैं हम बैलेंस शीट में। एक तो इन्वेस्टमेंट आना है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चे, 2 लाख रुपए। और कैश एंड बैंक बैलेंस है क्लोजिंग 90,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग कैश है 1,02,500, रिसिप्ट साइड में आप देखना। तो कैश एंड बैंक बैलेंस 1,02,500, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो चुका मेरा। डोनेशंस इनकम है 54,000। डोनेशंस हम यहाँ दिखाएंगे इनकम साइड में, और जो डोनेशन है वो है 54,000। उसके बाद है प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट,
95,000. सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी इनकम है आपकी, और ये आपको दिया हुआ है 4500 रुपये, 4500. हो गया बच्चे, सारी चीज़ें हो चुकी हैं. कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं से सरप्लस निकाल लेते हैं पहले तो. ये टोटल आ रहा है 4,08,500. इसमें से माइनस करेंगे 4,000, माइनस 65,000, 7,500, माइनस 45, माइनस 15, माइनस 35, माइनस 14,500. सरप्लस आ रहा है बच्चे, ये 15,000 है बच्चे. सरप्लस ये आ रहा है मेरा 2,22,500. ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 55 है ना ये. ठीक है बच्चे, 2,22,500 ठीक आ रहा है. ठीक है, हम इसको यहाँ दिखाएंगे. कैपिटल फंड, $2,22,500 प्लस, सॉरी बच्चे, कैपिटल फंड तो भी निकालना है, सरप्लस. ठीक है, और यहाँ से हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 लाख प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 1,02,500, तो 6,12,500. 6,12,500. ठीक है ना. यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फंड. $6,12,500. टोटल आ जाएगा 8,35,000. और इसको ऐड कर लेंगे हम टोटल. $8,46,000 और इसको भी टैली करा लेते हैं. 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 90,000, 8,46,000. ठीक है बच्चे, मैच कर रहा है. तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हो बच्चे. ठीक है, प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, इन दोनों क्वेश्चंस को. बाकी और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ओके बच्चे.